हाय गाइस, आप सभी का परसिवरेंस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। मैं रहा आपका दोस्त और इस क्लास को पढ़ाने वाला मानस राज सिंह। आपकी ये क्लास मैं लूँगा। मानस राज सिंह आपको मैं सारे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट में पढ़ाऊँगा और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी सब्जेक्ट की जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं उसमें? सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि वो सब्जेक्ट की उत्पत्ति, ओरिजिन कहाँ से हुआ, चाहे वो एज अ वर्ड हो या फिर एज अ सब्जेक्ट हो। उसके अलावा हम ये देखते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है, आखिर इस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। हम जैसे जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? हम बायोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ है। स्टडी ऑफ लाइफ है। तो वैसे ही हम सबसे पहले पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की क्या है, क्या डेफिनेशन है। उसके बाद उसका ओरिजिन पढ़ेंगे कि एज अ वर्ड उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे वो शब्द कहाँ से लिया गया है। उसके बाद हम उसका क्या लेंगे, लिटरल एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का कब ओरिजिन हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ, वो सब पढ़ेंगे और भी इसके आगे हम टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से। किससे स्टार्ट करते हैं? हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से। तो पहली बात तो है क्या, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, आखिर इकोनॉमिक्स है क्या? तो इकोनॉमिक्स एक बेसिकली साइंस है। क्या है? एक साइंस है। अब साइंस की आप बात करेंगे तो यू मस्ट बी अमेज कि भाई साइंस कैसे हुआ। हम तो सोशल साइंस में पढ़ते हैं या फिर आर्ट्स में पढ़ते हैं। जब हम बैचलर्स करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो हम किस में पढ़ते हैं? आर्ट्स में पढ़ते हैं। बट आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे, जो भी टॉप फेमस कंट्रीज़ हैं, वहाँ जाएंगे तो आपको ये यू विल फाइंड कि ये जितना भी आपका इकोनॉमिक्स है वो किस में आता है? साइंस सब्जेक्ट्स में आएगा। आप वहाँ पे बैचलर्स इन साइंस करेंगे, वहाँ पे इकोनॉमिक्स मिलेगा उसमें एज ए सब्जेक्ट। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या कंसीडर किया जाता है? साइंस। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है। अब कोई साइंस है तो वो किसी चीज़ की स्टडी भी कर रही होगी। विच स्टडीज़ क्या स्टडी करता है वो? ह्यूमन बिहेवियर को। किसको करता है? ह्यूमन बिहेवियर को। अब ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कई एस्पेक्ट में होती है। किस एस्पेक्ट में? बहुत सारे एस्पेक्ट्स में होती है। अब ह्यूमन बिहेवियर कितने सारे, आप मान लीजिए कि वो कैसे इमोशनल, कैसे वो एक तरीके से चैलेंज करता है या कैसे रिएक्ट करता है। या जैसे कोई मान लीजिए एक तरीके की उसकी कभी स्कार्सिटी पड़ गई खाने की, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। मतलब खाने की कभी कमी पड़ गई, पैसे की कभी कमी पड़ गई, तो कैसे रिएक्ट करेगा। तो ह्यूमन की स्टडी हम कई एस्पेक्ट्स में क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी है? वो एक साइंस है जो कि स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को। किस एस्पेक्ट में? कि कैसे, डेट हाउ इट एलोकेट्स। अब क्या एलोकेट की बात हो रही है? दी स्केर्स रिसोर्सेज। हम यहाँ पे किस चीज़ का एलोकेशन कर रहे हैं? स्केर्स रिसोर्सेज का एलोकेशन कर रहे हैं। स्केर्स रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज। अब लिमिटेड रिसोर्सेज हम क्यों कह रहे हैं? भाई आप कहोगे कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो ही तो हैं, उनको हम क्यों नहीं मैनेज कर रहे हैं, उनको एलोकेट क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई जब वो खुद में अनलिमिटेड है तो हमको मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम उसका कितना भी यूज़ करेंगे, हम वो कहीं ना कहीं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए हमको उनको एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम इसको अभी यूज़ करेंगे, हम इसको कल यूज़ नहीं करेंगे, या हम आज ज़्यादा यूज़ करेंगे कल कम करेंगे। आपको जितना मर्जी है उतना यूज़ करिए। तो हम यहाँ पे किन रिसोर्सेज की बात करेंगे? एलोकेशन की, लिमिटेड रिसोर्सेज की। अब लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज में ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज आते हैं। बहुत कम ही ऐसे रिसोर्सेज हैं, जैसे मान लीजिए एक टाइम पे हम कहते थे पीने का पानी अनलिमिटेड है या ऑक्सीजन अनलिमिटेड है, लेकिन अब ना तो ऑक्सीजन अनलिमिटेड है ना ही पीने का पानी। अब आप देख रहे हो कितने सारे शहर अंडरग्राउंड वाटर जिनमें ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन हवा में आप देख रहे हो ऑक्सीजन का मात्रा कम हो रही है। ठीक है, तो अब वो भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं रहे, अब वो क्या रह गए हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? डेट हाउ इट एलोकेट्स स्केयर रिसोर्सेज, मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज, चाहे वो कैसा हो, फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो, या नॉन फिजिकल हो। ठीक है, किस चीज़ के लिए? फॉर इट्स ऑप्टिमम यूज़, फॉर इट्स ऑप्टिमम यूज़। अब ऑप्टिमम यूज़ की बात क्या है? क्या मतलब है ऑप्टिमम यूज़? ऑप्टिमम यूज़ बेसिकली होता है कि मैक्सिमम यूज़ उसका कैसे किया जाए, उसका मैक्सिमम बेनिफिट
उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो कैसे लिया जाए। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को आप खरीदते हो, मान लो किसी चीज़ में आप कोई कोर्स खरीदते हो या आप मान लो सब्जी खरीदी, तो आप क्या कोशिश करोगे कि भाई जो भी चीज़ आपने खरीदी उसका मैक्स टू मैक्स यूज़ उठा लो, आप उसका मैक्स टू मैक्स बेनिफिट उठा लो, यही कहते हैं ऑप्टिमम यूज़। तो बेसिकली हम यहाँ ये किस चीज़ की स्टडी है, साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि कैसे वो लिमिटेड रिसोर्सेज का मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम फ़ायदा उठा पाता है। अब हल्की सी हम टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक्स की। क्या पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन तो बेसिकली क्या है, अब क्या है कि ये ऐसी स्टडी है, मतलब इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज़। अब देखो यहाँ एक सोसाइटी की बात नहीं की मैंने, क्योंकि इंडिया में एज अ इंडिया भी बात करें तो एक सोसाइटी नहीं है, क्योंकि इंडिया एज अ सोसाइटी आप मान सकते हो, लेकिन इंडिया में कितनी सारी सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही हैं। आप यूपी में एक सोसाइटी मान सकते हो, बुंदेलखंडी एक सोसाइटी है, एमपी वाले सोसाइटी एक अलग है, पूरा एक सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटीज़ हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, सारी सोसाइटीज़ को इकट्ठा लेके हम बात कर रहे हैं कि कैसे सोसाइटीज़ एलोकेट करती हैं या डिवाइड करती हैं रिसोर्सेज को। क्या करती हैं, सोसाइटी divides and use their resources, किस चीज़ को, रिसोर्सेज को किस चीज़ के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स को। अब भाई गुड्स सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, अच्छा मान लो एक तरीके से कि आपको लकड़ी की चेयर बनानी है, ठीक है, तो लकड़ी की चेयर के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, या कोई गुड्स चाहिए, आपको कोई रिसोर्सेज तो चाहिए। रिसोर्सेज क्या होगा, वुड होगा आपका, आप उसमें बहुत सारी नेल्स भी तो लगाओगे, भाई नेल्स मतलब कीलें भी तो लगाओगे, आपको कील चाहिए, आपको कितनी सारी फर्निशिंग चीज़ें चाहिए, तब जाके वो प्रोडक्ट बनता है, जब जाके वो गुड्स बनता है। तो यहाँ पे यही स्टडी हो रहा है, कैसे कि हम स्टडी करते हैं कि कैसे सोसाइटी डिवाइड करती है और यूज़ करती है रिसोर्स उसको किस चीज़ के लिए, एक तो प्रोडक्शन के लिए, एक तो प्रोड्यूस के लिए। अब जब प्रोड्यूस हो गया कोई चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ आपने प्रोड्यूस कर ली, अब आपको उसको बेचना भी तो पड़ेगा, तो कैसे सोसाइटी उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट और ट्रेड करती है, डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रेड करती है। मतलब ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग और सेलिंग। क्या होता है, बाइंग और सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग। कैसे डिस्ट्रीब्यूट, ट्रेड करती है, मतलब बाइंग और सेलिंग करती है। और अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कस्टमर के पास कोई चीज़ पहुंच गई, मान लीजिए हमने फल खरीद लिए, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस फल को खाएंगे। तो कैसे वो एंड हाउ इट कंज्यूम्स, क्या करती है, हाउ इट कंज्यूम्स। तो यहाँ पे बात हो रही है किस चीज़ की, एक तो पहले प्रोडक्शन की बात हो रही है, भाई पहले क्या हुआ, पहले प्रोडक्शन हुआ, फिर क्या हुआ, उन गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेड हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, कंजम्पशन हुआ। भाई यही 3 प्रोसेस तो होती हैं किसी प्रोडक्ट के शुरू होने से ख़त्म होने तक। हम पहले किसी, जैसे मान लीजिए हम फल सब्जी बेचने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जी को उगाएंगे, सब्जी उग गई तो फिर हम क्या करेंगे, मार्केट पे जाएंगे, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रेड करेंगे। हम क्या कहेंगे, भाई तुम 15 में ले लो, वो कहेगा नहीं हम 10 में लेंगे, तो फिर हम क्या कहेंगे, 12 में ले लो भाई, चलो ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। फिर उसके बाद जब आपने खरीद लिया या कोई व्यक्ति खरीद लेगा उस मटेरियल को, तो फिर क्या करेगा, फिर उसको खाएगा या कंज्यूम करेगा, उसको यूज़ करेगा, तो कंजम्पशन हुआ। तो यही तो प्रोडक्ट का पूरा रास्ता है, फ्रॉम द एंड टू बिगिनिंग या बिगिनिंग टू एंड। तो यही पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पे। अच्छा एक बार हम और डेफिनेशन एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, पहली बात तो क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेशन कैसे हो रहा है, फिर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, क्या कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, और फिर उनका आखिर में कंजम्पशन कैसे हो रहा है। यही तो है भाई। अब देखो गुड्स एंड सर्विस की आप कह रहे हो, गुड्स का तो चलो आप कहोगे कि गुड्स का तो सर आपने एग्जांपल दे दिया, सर्विसेज का नहीं दिया। अच्छा सर्विसेज में क्या है, अब आप खुद सोचो कि मैं एक तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने पहले क्या किया,
मैंने मान लो ये कोचिंग एक का यूट्यूब चैनल खोल लिया, मैंने यूट्यूब चैनल क्या किया, ओपन कर लिया। ये क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो चुका है, ये प्रोड्यूस हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। जो मैंने चैनल था, चैनल मतलब ये जो कंटेंट था वो कंटेंट मेरा तैयार हो चुका था, कंटेंट तैयार हो चुका था, ठीक है। अब इस कंटेंट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या यूज़ किया, यूट्यूब का यूज़ किया। क्या किया, यूट्यूब का यूज़ किया। मान लो मैं अगर इकोनॉमिक्स में अच्छा हूँ तो मैंने कंटेंट तैयार किया, भाई यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूँ उसके लिए मैंने पढ़ा होगा ना, मैंने उसके लिए कंटेंट भी तो बनाया होगा, वो कंटेंट तैयार हुआ। अब मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहाँ पे आ गया, यूट्यूब पे आ गया। कहाँ पे आ गया, यूट्यूब पे आ गया। अब आप लोगों से मैं जुड़ा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यूट्यूब से आप लोग देख रहे हो, क्या कर रहे हो, व्यूअर्स क्या कर रहे हैं, या आप क्या हो, व्यूअर ही तो हो। आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो, मतलब इसको कंज्यूम कर रहे हो। तो देख रहे हो, ये सर्विस है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे कोई गुड प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन सर्विस जरूर हुई। यहाँ पे मेरी एक सर्विस ही तो थी, मैंने आपको भाई कोई चीज़ भेजी थोड़ी ना कि मैंने आपको एक पेपर में लिख के कंटेंट लिया था और आपको भेज दिया लिखा हुआ, वो तो नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, एक सर्विस, मतलब मेरी जो बुद्धिमत्ता थी, मेरी जो इंटेलिजेंस है, वो मैंने यूट्यूब पर डाल दी, वो आप तक पहुँच गई। तो यहाँ पर कोई गुड्स का नहीं हो रहा है, यहाँ सर्विसेज का हो रहा है, ठीक है। अब आपको ये प्रोसेस समझ आ गई कि इकोनॉमिक्स क्या है। अब हम आते हैं अगले पेज पे। क्या, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स एज अ वर्ड कैसे प्रोड्यूस हुआ या कहाँ से आया। तो इकोनॉमिक्स किस वर्ड से आया आपका, इकोनॉमिक्स आपका आया, एक मिनट पहले ये रेस कर दें, ओके। इकोनॉमिक्स आपका आया वाइकोनोमिया से। किससे आया, वाइकोनोमिया से। किससे आया, वाइकोनोमिया से। अब ये वाइकोनोमिया कहाँ से आया, कहीं ना किसी भाषा से लिया होगा। तो ये आया ग्रीक से, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। अब इसका कुछ मतलब भी होगा, इसका क्या होगा, कुछ मतलब भी होगा। तो इसका मतलब है ग्रीस में क्या, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। क्या, हाउस होल्ड, ठीक है। घर का कैसे मैनेजमेंट होता है, इसको ग्रीक में क्या कहते हैं, वाइकोनोमिया। लेकिन जब ये मैनेजमेंट ऑफ हाउस इकोनॉमिक्स में चेंज हो जाता है, ये मैनेजमेंट ऑफ हाउस मतलब वाइकोनोमिया इकोनॉमिक्स में अपग्रेड हो जाता है या अपडेट हो जाता है, तो वहाँ सिर्फ हाउस की बात नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ हाउस की बात नहीं होती है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बात होती है। यहाँ पे घर की भी बात हो रही है, आपके शहर की भी बात हो रही है, मतलब सिटी या टाउन की भी बात हो रही है। फिर उसके बाद भाई साहब पूरा स्टेट की भी बात हो रही है, पूरे एज अ कंट्री की भी बात हो रही है, पूरे एज अ वर्ल्ड की भी बात हो रही है। तो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड नहीं है। तो क्या हुआ, वाइकोनोमिया जब अपग्रेड हुआ कहाँ पे, इकोनॉमिक्स में, तो क्या हुआ, वो एक वाइड टर्म में आ गया, वाइड यूज़ हो गया उसका, वाइड स्टडी हो गई। तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये किस वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड से आया। इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ लेते हैं कभी कभार कि जो इकोनॉमिक्स है आपका वो किस वर्ड से लिया गया है या किस भाषा वाला वर्ड है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रीक भाषा का वर्ड है या ग्रीक वर्ड है या फ्रेंच वर्ड है या इंग्लिश वर्ड है, ये पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि भाई हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई, वाई वी नीड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की हमको ज़रूरत क्यों है। तो इकोनॉमिक्स की हमें ज़रूरत, पहली बात तो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत हमें सिर्फ एक दिन नहीं पड़ती है, हमको क्या करता है, डे टू डे लाइफ में काम आता है। भाई ऐसा तो है नहीं, मान लीजिए आपको कोई जॉब है, ठीक है, कोई जॉब है, आप उसमें क्या करते हैं, 10,000 रुपये कमाते हैं। अब आपकी अगर इकोनॉमिक्स गड़बड़ाई होगी तो आप क्या करोगे, आज कहोगे अरे आज जो सैलरी आई है भाई, आज मस्त चलेंगे बढ़िया से ताज होटल में, जिसका एक टाइम का बिल ही 10,000 रुपये बन जाएगा। उसका 10,000 रुपये बन गया, मान लो आपने खूब दबा के खाया और 10,000 रुपये बिल बन गया। अब ये 10,000 रुपये पूरे ख़त्म हो गए। अब बाकी के जो आपने मतलब जिस दिन सैलरी आई थी, बाकी के 29 दिन आप क्या करने वाले हैं। अब यहाँ इकोनॉमिक्स गड़बड़ा गई, यहाँ अब आपको प्रॉब्लम आ गई। तो इसका सॉल्यूशन कौन देता है, इसका सॉल्यूशन आपको देता है क्या, इकोनॉमिक्स देता है कि कब कितना खर्च करना है, कैसे आपको पैसे को मैनेज करना है, ये सारा सिस्टम कौन बताएगी आपको, इकोनॉमिक्स बताएगी। ठीक है, अब
अब हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्या है, हम आ जाते हैं टॉपिक पे वापस कि वाई इकोनॉमिक्स इज़ नीडेड। ठीक है, तो हमें क्यों नीडेड है? पहली बात, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज है या लिमिटेड सप्लाई है। किन की? रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज की भाई लिमिटेड ही तो सप्लाई है, अनलिमिटेड तो नहीं आ रहे हैं हर चीज़ हमारे पास। खाना पीना ये सब अनलिमिटेड थोड़ी ना, लिमिटेड ही तो है, तभी तो भूख की दिक्कत है। नहीं तो अगर हमारे पास अनलिमिटेड खाना पानी सब कुछ होता तो हम क्यों इतना परेशान हो रहे होते, है ना। तो क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। लेकिन अब चलो मान लीजिए एक तरीके से कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज है, अगर मान लो 2 व्यक्ति हैं घर में, सिर्फ 5 किलो आटा है तो हम 2.5 किलो बांट लेंगे और क्या होगा, सबको अपना बराबर बराबर का हिस्सा मिल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में भी कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो रही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अनलिमिटेड पॉपुलेशन है। भाई यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की बात हो रही होती तो हम बांट लेते, यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड पॉपुलेशन है, साथ में उनकी अनलिमिटेड डिज़ायर है। उनकी क्या है, अनलिमिटेड डिज़ायर है। उनकी भाई एक डिज़ायर नहीं है, उनको मेज भी चाहिए उसी लकड़ी की, उसी लकड़ी का उन्हें पेज भी चाहिए, उसी लकड़ी का और भी कुछ चाहिए। मतलब वो एक आइटम सिर्फ नहीं ले रहे, उनकी चॉइसेस बहुत हैं, उनकी डिज़ायर्स बहुत हैं। यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है और इसीलिए हमको इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इसी में हमारी मदद करेगा। क्या मदद करेगा कि कैसे चॉइस बनाई जाए। मान लो हमारे पास जितनी लकड़ी थी, हमने उस सब के क्या किया, जितनी भी मान लो 10 किलो वुड थी, हमने उसका क्या किया, पूरी वुड का क्या बना लिया, हमने सिर्फ पेपर बना लिया। हमने क्या किया, पूरे वुड का बना लिया पेपर। अब व्यक्ति को बेड भी चाहिए, बच्चों को खिलौने भी चाहिए। भाई बच्चों को खिलौने भी तो चाहिए वरना वो रोएंगे, हमको बेड भी तो चाहिए सोने के लिए, हमको टेबल भी तो चाहिए पढ़ने के लिए। अब बाकी के मटेरियल नहीं बने तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चॉइस की जाएगी। इकोनॉमिक्स क्या सिखाएगा आपको, चॉइस करना सिखाएगा कि किसको पहले प्रायोरिटी में रखें, किसको कितना प्रायोरिटी देना है, किसको कितना कम पे रखा जाए। ठीक है, ये सब कौन बताएगा आपको, इकोनॉमिक्स बताएगी। ठीक है, अब हम आते हैं एज अ सब्जेक्ट कब कैसे ओरिजिन हुआ या किसने ओरिजिन किया। मतलब एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स कहाँ से ओरिजिन हुआ या किसने ओरिजिन किया, या कौन व्यक्ति थे जिन्होंने शुरुआत की इकोनॉमिक्स की, वो कौन थे। हम आ जाते हैं सबसे पहले, सबसे पुराने आ जाते हैं जिनके बारे में आपने बहुत सुना होगा। हम आते हैं सबसे पुराने एंशिएंट ग्रीस पे आते हैं। पहले जिन 2 व्यक्तियों का हम यहाँ पे नाम लेने जा रहे हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब पता होंगे, बहुत फेमस व्यक्ति हैं वो दोनों, एरिस्टोटल एंड प्लेटो। ये दोनों गुरु चेले थे, ये गुरु थे आपके और ये चेले साहब थे। कौन थे ये आपके चेले साहब थे। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या बात की थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात की थी। इन्होंने क्या बात की, प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात की। ठीक है, अब इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या कहा, हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं जल्दी। ठीक है, अच्छा प्लेटो ने, अब इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्लेटो ने क्या किया, थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं। ओके, हम आते हैं प्लेटो ने क्या किया, क्या कहा था प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्लेटो ने बेसिकली, प्लेटो रहते कहाँ थे, ग्रीस में रहते थे भाई, अभी हाल बात हुई एंशिएंट ग्रीस में रहते थे। ठीक है, वहाँ पे क्या थी, जगह थी एथेंस, उस जगह को क्या कहते थे, एथेंस कहते थे। इसको वो क्या चाहते थे कि ये आइडियल बन जाए। भाई हर चीज़ आप क्या चाहते हो, आप हो चाहे कोई हो, प्लेटो हो चाहे कोई हो, हर व्यक्ति क्या चाहता है, हमारा घर परिवार, हमारा देश, हमारा स्टेट, हर चीज़ क्या हो, परफेक्ट हो, क्या हो, आइडियल हो। तो ये भी क्या चाहते थे कि एथेंस क्या हो, आइडियल हो। तो इन्होंने क्या किया, एक सिस्टम निकाला। इन्होंने क्या किया, एक स्टेट का, आइडियल स्टेट का एक सिस्टम निकाला, आइडियल स्टेट का एक सिस्टम निकाला। ठीक है, वो सिस्टम, अच्छा किस थ्योरी में ये सिस्टम दिया था इन्होंने, वो था थ्योरी ऑफ जस्टिस। और ये जस्टिस किस में लिखी है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस द रिपब्लिक में। अच्छा ये जो मैं बताता जा रहा हूँ ये आप लिखते जाइए या समझते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ देते हैं कि द रिपब्लिक किसने लिखी, मान लो ये पूछ दें, ये भी एक क्वेश्चन है। या मान लो ये पूछ दें कि थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने दी थी,
ये भी कभी कभार पूछ सकते हैं, ठीक है। या ये पूछ दें कि वो प्लेटो, ये थोड़ा सा बचकाना सवाल है लेकिन तब भी पूछ सकते हैं कि प्लेटो ने किस स्टेट को आइडियल बनाने के बारे में कहा था, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। या सबसे पहले किसने बात की थी भाई, किसने एज आ कि क्या कहते हैं हम इस चीज़ को क्या एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी या इकोनॉमिक्स की सबसे पहले टॉपिक के बारे में किसने बात की थी, एरिस्टोटल और प्लेटो ने बात की थी। किसने की थी, एरिस्टोटल और प्लेटो ने बात की थी, ठीक है। इन्होंने किस चीज़ से रिलेटेड बात की थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात की थी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पेज पे। तो इन्होंने क्या बात की वो हम बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये एथेंस को क्या बनाना चाहते थे, आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कहा था कि जैसे हमारे वेदास में था, इन्होंने थोड़ा बहुत सिमिलर चीज़ कही। क्या कही कि हम सोसाइटी को डिवाइड कर देंगे अलग अलग पार्ट में, और इसमें क्या कहा था कि लोग अपने हिसाब से अपनी इच्छा से कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हैं। इन्होंने 3 उसमें डिवाइड किया, सोल्जर क्लास, रूलर क्लास और क्या, और कौन सी क्लास, ट्रेडर क्लास। और कौन सी क्लास, ट्रेडर क्लास। मतलब आप समझ रहे हो, ये 36 नहीं, ये 36, ठीक है। ये आपके रूलर हो गए। इस रूलर में कौन आते थे, फिलोसफिकल आते थे। तो इनको आप एक तरीके से मान लो ब्राह्मण्स, ठीक है, ब्राह्मण्स, ठीक है। और इनको आप मान लो कौन, वैश्यास, वैश्य, ठीक है। ये क्या हो गया, वैश्य हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया, क्षत्रिय हो गए। तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा कि हम 3 चीज़ों में डिवाइड करेंगे सोसाइटी को, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। दैट इज सोल्जर, क्या, दैट इज सोल्जर, दैट इज रूलर एंड द लास्ट वन इज ट्रेडर क्लास। नाउ व्हाट ही सेड अबाउट दैट, कि हम क्या करेंगे कि हम ये ट्रेडर और सोल्जर क्लास को एक में रख देंगे। अच्छा, अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति, कोई सोल्जर है, उसके पास पावर होगी, तो इस पावर से वो क्या हो सकता है, करप्ट हो सकता है। वो भाई करप्ट, मान लो आपको आजकल क्या देखते हो आप, पुलिस में जो पावरफुल होते हैं लोग, वो क्या करते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी पावर्स का क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। तो उनके पास क्या है, पावर है। नेता लोगों के पास क्या है, पावर है, लेकिन वो किस क्लास में आ जाएंगे, रूलर क्लास में आ जाएंगे। तो वो भी करप्ट हैं भाई, जो रूलर क्लास है वो भी करप्ट हो रही है, क्योंकि उनके पास क्या है, राज्य है, शक्ति है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए उन्होंने क्या किया कि एक क्लास बना दी। अच्छा, इन दोनों को मिला के क्या कहते थे, वो गार्जियन क्लास कहते थे। और इस गार्जियन क्लास के लिए, ताकि क्योंकि ये करप्ट ना हो, इसलिए इन्होंने कुछ एक थ्योरी निकाली, कुछ एक उन्होंने थ्योरी के पार्ट निकाले कि भाई ऐसे ऐसे रूल इन लोगों पे लगने चाहिए। तो गार्जियन क्लास पे क्या रूल लगने थे, उन्होंने कहा था कि ये लगनी चाहिए, पहली चीज़ कि उनकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। कि जैसे मान लो मेरा नाम मानस है, तो मेरे नाम से मेरी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाई, मानस की प्राइवेट प्रॉपर्टी है भाई, कुछ मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अगर मैं उस टाइम के सोल्जर क्लास और रूलर क्लास में हूँ, उनकी थ्योरी के हिसाब से, तो मेरी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। मतलब अब ये प्रॉपर्टी सिर्फ लैंड या ऐसी चीज़ों पे नहीं काम करती थी, ये हर चीज़ पे। कि अगर कोई कंगा है, कंगा इन द सेंस जो बालों से खींचते हैं, कंगा हुआ आपका, तेल हुआ आपका, आप क्या कहते हैं मेकअप का सामान, आपके कपड़े का सामान, आपके जूते चप्पल, कोई भी चीज़, मतलब एवरीथिंग आपकी कोई भी नहीं होगी, वो पूरे गार्जियन क्लास की होगी। वो किसकी होगी, वो पूरे गार्जियन क्लास की होगी। आपकी खुद की पर्सनल कोई चीज़ नहीं होगी, वो पूरी गार्जियन क्लास की होगी। अगर आपके पास चप्पल है, आपके पास स्लीपर्स हैं, तो वो कौन यूज़ करेगा, वो सारी गार्जियन क्लास यूज़ करेगी, ठीक है। आपके पास पानी है, तो आपका वो वाटर क्या है, सब कौन यूज़ करेगा, गार्जियन क्लास यूज़ करेगी। आपके पास साबुन है, आपके पास सोप है, वो कौन यूज़ करेगा, सारी गार्जियन क्लास यूज़ करेगी। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक था। इन्होंने एक चीज़ और कही जो थोड़ी सी एब्सर्ड है, थोड़ी सी अजीब है। वो क्या कहा था कि जो गार्जियन क्लास है, जो आपकी गार्जियन क्लास है, उनकी कोई प्राइवेट बीवी या हस्बैंड नहीं होंगे, उनकी कोई प्राइवेट वाइफ या हस्बैंड नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, इन्होंने क्या कहा कि कोई प्राइवेट वाइफ और प्राइवेट हस्बैंड, मतलब मान लो कि अगर कोई महिला है, कोई वुमेन है, किसमें, आपकी गार्जियन क्लास में, ठीक है।
अब महिला के क्या होगा, कोई पति भी होगा या कोई हस्बैंड बनाने की उम्र आएगी तो शादी भी करेगी। तो गार्डियन क्लास में मान लो एक तरीके से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 50 वुमेन थी 50 मैन है, ठीक है। तो एक वुमेन की शादी होनी है, ठीक है, उसकी शादी किसी एक व्यक्ति से हुई, तो अब ये इसकी वाइफ हुई, ये भाई फीमेल है, ये मेल है गार्डियन क्लास के। तो ये आप एक तरीके से यही तो कहोगे कि भाई ये पति इसका है और ये पत्नी इसकी है, लेकिन यहाँ ये नहीं था। यहाँ क्या था, ये पत्नी सबकी होगी, इन सारे मेल्स की होगी, और ये पति इन सारे फीमेल्स का होगा। मतलब कोई एक प्राइवेट नहीं मानी जाएगी कि ये मेरी पत्नी है, ये पोजीशन नहीं होगा कहीं, ठीक है। तो सबके सब पति, सबके सब वाइफ, सबकी सब पत्नी, ये इन्होंने कहा था। थोड़ा सा एब्सर्ड है लेकिन इन्होंने यही कहा था, ठीक है। तो अब एब्सर्ड है तो इनके चेलों ने क्या किया, इनके एक ही चेले थे, इनके एक बड़े खास चेले थे जो इनको प्रसिद्धि मिली, वो है एरिस्टोटल। इन्होंने कहा कि भाई ऐसा सिस्टम कहाँ से, ये सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है और ये सिस्टम करना भी नहीं चाहिए, अजीब भी लग रहा है। भाई आपको भी सुन के अजीब ही लग रहा होगा। तो एरिस्टोटल अपनी एक थ्योरी से निकल लेके आए, इन्होंने प्रॉपर्टीज़ पे कुछ थ्योरीज दी, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ किस किस प्रकार की हो सकती हैं, इन्होंने पहले वो बात की। तो पहले इन्होंने शुरुआती उस पर 3 टाइप की प्रॉपर्टीज़ बताई। कौन सी प्रॉपर्टीज़, उनकी बात कर लेते हैं। एक हम मान लेते हैं प्रॉपर्टी जो है आपकी, एक प्रॉपर्टी है आपकी कॉमन ऑनरशिप। अच्छा, इस चीज़ को आप एज अ मतलब इसको एज अ एग्जाम्पल एज अ सोचते जाइए, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे सोचते जाइए तो आंसर खुद ब खुद मिलता जाएगा, ठीक है। कि इन्होंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की कॉमन ऑनरशिप और कॉमन यूज़ वाली। अच्छा, ये कॉमन ऑनरशिप और कॉमन यूज़ कैसी उसमें होता है, जैसे कि पब्लिक रोड हुए, यहाँ पे सभी क्या है, मालिक हैं, और यूज़ भी कौन कर रहा है, सभी कर रहे हैं, मतलब पब्लिक ही मालिक है और पब्लिक ही यूज़ कर रही है। तो ये कौन सी है, एक एग्जांपल इसका क्या हुआ, पब्लिक रोड। अब पब्लिक रोड के साथ या पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे मान लो कि देश में 10 आदमी, एक देश में 10 आदमी रहते हैं, क्या रहते हैं, 10 आदमी या 10 वुमेन रहते हैं। अब कोई एक व्यक्ति ने क्या किया, कूड़ा देखा रोड पे, मान लो रोड पे क्या देखा, कूड़ा, तो अब वो क्या कहेगा भाई कि अरे मैं ही क्यों करूं या मैं क्यों करूं, बाकी के तो 9 लोग भी तो हैं, वो आके कर जाएंगे साफ, वो आके इस कूड़े को डस्टबिन में डाल देंगे, क्या करेंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। यही तो होता है पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी में कोई डैमेज है, कोई प्रॉब्लम है तो वो बनी ही रहती है, वो क्या कहते हैं कि अरे अगला कोई आएगा वो सही कर देगा। ये है पब्लिक प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम। तो एरिस्टोटल ने इस वाले सिस्टम को क्या किया, मना कर दिया कि भाई ऐसा सिस्टम लागू नहीं हो सकता है देश पे। फिर उन्होंने अगला एक और सिस्टम निकाला। वो सिस्टम क्या था, वो सिस्टम ये था कि कॉमन ऑनरशिप और इंडिविजुअल यूज़। अच्छा, अब ये सुनने में ही अजीब लग रहा है कि भाई सब मालिक हूँ, मालिक क्या हूँ, सब हूँ, मतलब हर व्यक्ति मालिक हो लेकिन यूज़ एक ही करे। आपको अजीब नहीं लगेगा, मान लो पूरे घर ने प्रॉपर्टी खरीदी, या मान लो पूरे घर के लिए खाना आया, खरीदा सबने पैसे दिए 10-10 रुपये और खाए सिर्फ एक व्यक्ति, तो आपको अजीब नहीं लगेगा। तो यही अजीब लग रहा था उनको भी, एरिस्टोटल को भी। तो एरिस्टोटल ने क्या कहा कि भाई ये सिस्टम बिल्कुल बेकार है, घटिया है, ठीक है। तो अब हम अगले सिस्टम पे आ जाते हैं। अगले सिस्टम क्या कहा इन्होंने, अगला सिस्टम कहा जिसको इन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हम ये सिस्टम अपने सोसाइटी में लागू कर सकते हैं। वो क्या था, इंडिविजुअल ऑनरशिप और कॉमन यूज़। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट प्लेस या कुछ भी मान लो। अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट प्लेस में क्या होता है कि भाई इसकी कौन है, अथॉरिटी कौन है, इसका मालिक कौन है, एक कोई इंडिविजुअल है या कोई एक इंडिविजुअल अथॉरिटी है। मतलब एज एन अथॉरिटी इंडिया में माना जाए तो एक गवर्नमेंट, पूरे स्टेट गवर्नमेंट, मान लो यूपी गवर्नमेंट क्या होगी, पूरी यूपी की जितनी भी क्या है प्रॉपर्टीज़ हैं, सर्विसेज हैं, वो सारी किसकी होंगी, यूपी की या यूपी गवर्नमेंट की। यूज़ कौन करेगा, सब कोई, कॉमन यूज़ हो जाएगा। मतलब बस है जैसे कि
कॉमन बस है या फिर जो पब्लिक बस होती है, जो गवर्नमेंट बस होती है, वो क्या होती है, यूज़ कौन करता है, सॉरी मालिक कौन होता है, एक व्यक्ति, और यूज़ कौन करता है, हम सब करते हैं। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है साफ़ करने की। आपको भाई साहब गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनेगी कि भाई उस बस को साफ़ रखे, और यूज़ कौन करेगा, हर व्यक्ति। ये सिस्टम कहीं ना कहीं बेहतर लग रहा है, बेस्ट लग रहा है इन तीनों में से। तो यही सिस्टम की वो बात करते थे, और इस सिस्टम को उन्होंने क्या किया, इस सिस्टम को एक थ्योरी में बात की। क्या थी थ्योरी, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म, अच्छा ये कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इस सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हल्का सा बेसिक बता देता हूँ ताकि यहाँ पे आपका हल्का सा डाउट खत्म हो जाए कि भाई ये कम्युनिज्म होता क्या है। तो हम कम्युनिज्म पे हल्का सा देख लेते क्या है कम्युनिज्म। हल्का सा कलर बदल दिया, ये हमने मिटा दिया, ठीक है। अब हम आते हैं कम्युनिज्म पे। कम्युनिज्म हम किसको कहते हैं, यहाँ पे दो चीज़ों से डिफाइन हो जाता है कम्युनिज्म। पहली बात कि कोई भी प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होगी किसी भी व्यक्ति की, प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होगी किसी भी व्यक्ति की। अब किसकी होगी फिर ऑनरशिप, स्टेट ऑनरशिप होगी, गवर्नमेंट ऑनरशिप होगी, और साथ में सपोर्ट फॉर कॉमन ऑनरशिप। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे या तो स्टेट ऑनरशिप होगी या कॉमन ऑनरशिप होगी, हर व्यक्ति यहाँ पे मालिक होगा। क्या होगा, ये आपका कम्युनिज्म है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, एरिस्टोटल की बात हो गई। एरिस्टोटल की बात क्या हो गई, ये कब की बात थी, एंशियंट ग्रीस के टाइम की बात थी। किसकी बात थी, एंशियंट ग्रीस के टाइम की बात थी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़े, आगे आते हैं 13वीं सेंचुरी में। कब आते हैं, 13वीं सेंचुरी पे। तब कौन आएंगे, एक आपके आएंगे क्रिश्चियन इटालियन फिलोसफर आएंगे, इटालियन, अच्छा सॉरी इंडियन लिखने वाले थे हम, सॉरी, इटालियन क्रिश्चियन फिलोसफर, क्या है, कौन थे ये, इटालियन क्रिश्चियन फिलोसफर थे, जिनका नाम क्या था, जो कि कब थे, एक तो 13वीं सेंचुरी में, और जिनका नाम क्या था, थॉमस एक्विनास। इन्होंने एक थ्योरी दी, वो थ्योरी क्या थी, मोरल आस्पेक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। क्या था, मोरल आस्पेक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। इन्होंने इस थ्योरी में क्या कहा, इस चीज़ में क्या कहा कि भाई बायर को बहुत ज़्यादा सस्ते में कोई चीज़ खरीदनी नहीं चाहिए, बायर को बहुत ज़्यादा सस्ते में कोई चीज़ खरीदनी नहीं चाहिए, और सेलर को बहुत ज़्यादा महंगे में बेचनी नहीं चाहिए। अगर ये सिस्टम बना रहे तो सोसाइटी क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज एक तरीके से हो जाएगी, प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होने लगेंगी, इकोनॉमिक एटलीस्ट, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा था, मानने कौन वाला है, बस उन्होंने कह दिया भैया, लोगों ने कहा ठीक है, और मानना तो वैसे भी किसी को कुछ नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब देखो मिडिल एज चल रही थी, क्या चल रही थी, मिडिल एज। उस टाइम पे कुछ खासा एक्टिविटी हो नहीं रही थी कहीं पे भी, लेकिन ये एक्टिविटी कहाँ से शुरू हुई, 16वीं और 18वीं सेंचुरी के बीच में। कब, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं, हाँ, कब शुरू हुई, 16वीं और 18वीं सेंचुरी के बीच में। जब क्या हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी थी वो क्या करने लगी, वेल्थ को मास करने लगी, वेल्थ को एक जगह लाने लगी, एक जगह इकट्ठा करने लगी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, अब सिर्फ वेल्थ नहीं, वेल्थ में क्या क्या, पैसा भी हो रहा था, आपका गोल्ड भी हो रहा था, आपके बहुत सारे रिसोर्सेज थे वो भी आपके इकट्ठे हो रहे थे। तो अब हमें इकोनॉमी की ज़रूरत है भाई। अब आपके पास जब ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज भी तो करना पड़ेगा कि कैसे उस पैसे को संभाला जाए। तो यहाँ पे एक थ्योरी आने लगी, वो थ्योरी कौन सी थी, थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म, या एक शब्द आने लगा कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। क्या, पूंजीवाद, ठीक है। अब
यहाँ पे कैपिटलिज्म लिखा तो दिया, लेकिन कैपिटल का मतलब क्या होता है वो भी देख लें। कैपिटल का मतलब क्या होता है वो भी देख लें हम थोड़ा सा। तो कैपिटल बेसिकली वो चीज़ होती है, कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू हो और बेनिफिट हो। किसके लिए? किसके लिए? कंज्यूमर के लिए या ऑनर के लिए। ऑनर के लिए कोई वो वैल्यू रखता हो या बेनिफिट रखता हो, उस चीज़ को क्या कहेंगे? हम कैपिटल कहेंगे। तो क्या वो पूंजी का क्या हुआ? एक जगह रखा होने लगा, एक जगह रखने लगे लोग, एक जगह लाने लगे। पूरे विश्व से क्या करती थी ब्रिटिश जैसी ताकतें, ग्रेट ब्रिटेन जैसी ताकतें क्या करती थी? हर जगह से सामान ले आती थी। और कहाँ ले आती थी अच्छी अच्छी चीज़ें? लंदन में एक जगह कर देती थी। अब इतना सारा मटेरियल, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट, एलोकेट भी करना पड़ेगा। तो यही हमारी इसी थ्योरी को, या जो बहुत बड़े कैपिटल को क्या करते हैं, पूरी इकोनॉमी चलाने लगे, तो वो क्या कहने लगेंगे? कैपिटलिज्म। अब हम आते हैं कि यहाँ पे एक आए फादर। उस टाइम पे एक फादर आए जिनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहने लगे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहने लगे उन व्यक्ति का। अब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या किसी को पिता कब कहते हैं? जब कोई एक ऐसी कोई ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी या कोई डिस्कवरी ऐसी करते जिससे सब्जेक्ट का बहुत बड़ा ग्रोथ हो, और वो पहली बार हो उस सब्जेक्ट्स के प्रति या उस सब्जेक्ट के लिए, वो क्या हो जाते हैं? फादर हो जाते हैं। अब ये फादर कौन है इकोनॉमिक्स के? एडम। कौन है? एडम स्मिथ। कौन? एडम स्मिथ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पहली बात तो बुक लिखी। अच्छा, इस बुक का नाम ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि इस बुक का नाम पूछ लेते हैं किसने लिखी, ये भी पूछ लेते हैं। एडम स्मिथ जी ने लिखी। एडम स्मिथ जी ने कौन सी बुक लिखी? चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो वो बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। और ये कब इन्होंने लिखी थी? 1776 में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बुक का नाम कई बार पूछा जाता है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो क्या नाम है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी गई? 1776 में। कब लिखी गई? 1776 में लिखा गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब इन्होंने जब पहली बार कोई फाउंडिंग टेक्स्ट लिखा है, फाउंडिंग फादर में भी आएंगे, या फिर जब फाउंडिंग फादर में कंसीडर किए गए तो इनका कोई जो टेक्स्ट होगा वो फाउंडिंग टेक्स्ट भी कहा जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पे। अच्छा, इन्होंने किसी चीज़ की बात भी की थी, एक थ्योरी की बात की थी, जिस थ्योरी का नाम था लेज़ेस्फेयर। ये एक टाइप की इकोनॉमी है। लेज़ेस, LAISSEZ फेयर। ये एक फ्रेंच वर्ड है। क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब ये है लीव एलोन। क्या मतलब है? लीव एलोन। लीव एलोन का मतलब अकेला छोड़ दो। अब यहाँ पे अकेला छोड़ने की किस में बात हो रही है? इकोनॉमी की बात हो रही है। इकोनॉमिक्स में भाई इकोनॉमी की ही बात करेंगे। तो इकोनॉमी क्या हो रही है? इकोनॉमी से क्या कह रहे हैं कि भैया इकोनॉमी ये कह रही है हमको अकेला छोड़ दो। अब किससे कहेगी? इकोनॉमी सरकार से कह रही है। इकोनॉमी सेइंग टू गवर्नमेंट दैट मेक मी फ्री, या मुझे अकेला कर दो, मुझे क्या कर दो? इंडिपेंडेंस दे दो। तो लेज़ेस्फेयर इकोनॉमी का बेसिकली ये मतलब होता है कि जब जो बिज़नेस है, जो इकोनॉमी है, वो अपने हिसाब से चले, उसमें चाहे प्रॉब्लम हो चाहे कुछ हो, वो अपने हिसाब से अपने आप को सही कर लेगी, और इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन निमित्त मात्र भी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसी इकोनॉमी को क्या कहते हैं हम? लेज़ेस्फेयर इकोनॉमी, जो कि पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं है। ठीक है, आप कहेंगे अमेरिका में तो भाई साहब लेज़ेस्फेयर चलती है। लेज़ेस्फेयर का एक 90% तरीका, 80% तरीका मान सकते हैं, लेकिन 100% लेज़ेस्फेयर कहीं नहीं चल सकती। बहुत बड़े इशू में आ जाएंगी कंट्री। ठीक है, तो लेज़ेस्फेयर आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं किस पे? मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। किस पे आते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स।
ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पे हाँ मैक्रो पे आएंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसमें आए हैं एक फादर आते हैं, फाउंडिंग फादर, जिनकी हम बात करने वाले हैं। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी थोड़ी देर के लिए हम एक साइड रख देते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें, अगर थोड़ी बहुत बात कर लें तो माइक्रो का मतलब जैसा कि बता रहा है स्मॉल होता है। तो ये क्या करता है, ये छोटे मोटे मैटर, मतलब हाउस होल्ड हुआ या फिर कंज्यूमर हुआ, कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर है, पर्टिकुलर प्रोड्यूसर है, पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी बात जब हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल इकोनॉमी जब किसी चीज़ की बात होने लगे तो वो किस चीज़ का टॉपिक हो जाएगा, मैक्रो का, ठीक है। अब हम आते हैं, एक फादर आए जिनका क्या नाम था, जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स, क्या नाम है, जॉन मेनार्ड केन्स। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि भाई नहीं, सरकार अपने हिसाब से नहीं चल सकती है, जो इकोनॉमी है वो अपने आप को नहीं संभाल सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो भाई हमको कोई व्यक्ति चाहिए, कोई अथॉरिटी चाहिए जो उसको आदेश दे या उसको सही करे। मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन्होंने कहा होना चाहिए इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी है। इकोनॉमी अगर कोई प्रॉब्लम में आ जाएगी तो वो अपने आप को ठीक नहीं कर सकती। कौन ठीक करेगी, गवर्नमेंट ठीक करेगी उसको, ठीक है। ये लेजिस्फेयर इकोनॉमी में लेजिस्फेयर कह रहा हूँ, जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा था, जॉन मेनार्ड केन्स ने ये कहा था, ठीक है। इन्होंने अब ये थ्योरी जो चीज़ कही है वो किसी चीज़ में लिखी भी होगी, किसी चीज़ में कही भी होगी। ये किस में कहा है, इन्होंने एक बुक लिखी गई जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन दोनों की बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इन्होंने कौन सी लिखी, दी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये कब लिखी गई, 1976। मतलब किस चीज़ से रिलेटेड जनरल थ्योरी हम की बात कर रहे हैं, एक तो एम्प्लॉयमेंट, किससे रिलेटेड, एक तो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एक आपका इंटरेस्ट से रिलेटेड, और एक आपकी हम बात करते हैं मनी से रिलेटेड। इन सब की बात हो रही है जिस थ्योरी में, उसको हम कहते हैं एडम स्मिथ, और ये इन्होंने इस साल में लिखा था, ठीक है। अब हम आते हैं, जेम काइंस हो गया, मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, कि जेम काइंस ने ये कहा था। और जो वो सरकार, जो भी आपका इकोनॉमी होती है वो अपने आप को सही नहीं कर सकती अपने आप से, ठीक है। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है, आज के लिए हम यहीं विराम देते हैं। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे बेझिझक होके पूछें, ठीक है। मेरा नाम है मानस राज सिंह। आप मुझे कांटेक्ट, अगर आपको कोई डाउट भेजना है कोई भी चीज़, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है mrajes, ठीक है, mrajes मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अरे यार, एक तो इंस्टाग्राम यूज़ कम करता हूँ तो उसकी स्पेलिंग भी भूल गया हूँ। इंस्टाग्रामम की आईडी है। आप इस पर कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछेगा। बाकी मैं टेलीग्राम पे मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। बाकी सबके लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।